इतिहास के पन्नों में कुछ लाइनें ऐसी हैं जो दावा पूरा करती हैं कि सल्तनतें कैसे चलती हैं। जैसे इसमें सबसे फेमस लाइन थी कि जिन्हें तख्त चाहिए होता है ना, उनके गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए। कुछ ऐसी ही मंशाओं के साथ बाबर भारत आए थे और भारत में नींव पड़ती है मुगल साम्राज्य की। आज के लेक्चर में हम पानीपत के 3 युद्ध के बारे में बात करेंगे। मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगा, पहला युद्ध और दूसरा युद्ध, और तीसरा युद्ध थोड़ा सा लेंथी है तो उसको मैं एक अलग पार्ट से पूरी तसल्ली के साथ बनाऊंगा। आज डिस्कशन करेंगे कि ये 2-3 जो पानीपत के युद्ध हुए हैं, इनका अल्टीमेटली इंडिया के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं, क्या रिजल्ट आता है, इसका आउटकम क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पानीपत के पहले युद्ध के साथ। ठीक है, इससे पहले एक सवाल से मैं शुरुआत करूंगा कि वाई पानीपत ओनली। पानीपत के युद्ध की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब भी पानीपत में युद्ध हुए तो उसमें पानीपत के किसी राज्य साम्राज्य या छोटे मोटे हिस्से का कोई लेना देना था ही नहीं। इट वॉज नेवर द पीपल ऑफ पानीपत बट दे सफर्ड ऑल एवरी टाइम, है ना। मतलब पानीपत के लोगों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पानीपत के लोग हमेशा इस बात से सफर करते हैं कि युद्ध कहां पर हो रहा है, पानीपत या उसके आसपास के क्षेत्रों में हो रहा है। आज इस टॉपिक के अंदर मैं सबसे पहला जवाब इसी के ढूंढेंगे कि हर बार युद्ध पानीपत में क्यों हो रहा है, ये युद्ध कहीं और क्यों नहीं हो रहा है। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड वॉर जो पढ़े हैं मेजर हिस्ट्री के, वो पानीपत में क्यों पढ़े, कहीं और क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, तो पहला सवाल का जो जवाब है उस स्टार्ट करने से पहले मैं इसी के ऊपर आऊंगा कि व्हाई देयर वाज ओनली पानीपत। हम पानीपत की ही बात क्यों करते हैं, उस सवाल का हम सबसे पहले जवाब ढूंढते हैं। इसका जवाब पानीपत के युद्ध से तकरीबन 125 साल पहले का है। ठीक है, 1398 के अंदर आपको दिखेगा कि एक व्यक्ति हैं जो कि बाबर के ही वंशज रहे हैं, तैमूर लंग। तैमूर लंग दिसंबर 1398 को भारत आता है। ठीक है, उस समय पर हुआ कुछ ऐसा था, कहानी कुछ ऐसी है कि अफगानिस्तान को जीतने के बाद तैमूर का भी भारत जाने का कोई ऐसा मूड नहीं था, लेकिन तैमूर का एक दूत, यानी उस समय जो स्पाइज हुआ करते थे वो तुगलक रियासत के अंदर थे, उन्होंने आकर बताया कि सुल्तान दिल्ली पर चढ़ाई करने का सबसे बेहतरीन समय यही है। उन्होंने कारण पूछा तो तैमूर को जवाब मिला कि सर, इस समय जो तुगलक रियासत है वो टोटली टूट चुकी है। फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद देयर इज अ फ्यूरियस बैटल गोइंग बिटवीन ऑल द पीपल। गद्दी के लिए सब लालसा रख रहे हैं, तो दिल्ली कमजोर है, हमला करने का सही वक्त है। तो तैमूर का एक जनरल आकर उसको बोलता है कि सर, बात तो मुनासिफ है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता उतना सुगम नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अब यकीन मानिए, तैमूर जैसा राजा जो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक माना जाता है, उसे भी 100-150 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। मतलब पहले राजा घोड़े पे चला करते थे, बाकी सेना पैदल चला करती थी। तो तैमूर को अफगानिस्तान से भारत तक आने में आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोगों की, उसके सैनिकों की जान जाती है, उसके बहुत सारे सैनिक बीमार हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन तैमूर का इरादा पक्का था कि भारत तो पहुंचना, क्योंकि गए तो फिर उस हिसाब से लूट भी हम पूरी करेंगे, तसल्ली पूरी करके आएंगे हम लोग। तो दिसंबर 1398 को जब फाइनली तैमूर भारत पहुंचता है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक चप्पल उठाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। आपको दिखेगा दिल्ली खाली है, बिना राजा के है। छोटे मोटे उसके जो जनरल्स हैं वो युद्ध में जाते भी हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ लौट के वापस आ जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि तैमूर दिल्ली को बड़ी बुरी तरह से लूटता है। ठीक है, इट वॉज अ कंप्लीट ब्लड शेड। आपको दिखेगा कि बहुत बुरी तरह से दिल्ली, मथुरा, पानीपत, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उन्हें बहुत बुरी तरह से लूटा जाता है, कत्लेआम मचाया जाता है, लूट मार करके वापस लेके जाया जाता है। तो दिल्ली ने उस भयानक मंजर को देखा था कि तैमूर या कोई बाहर का शासक अगर आ जाता है तो वो करता क्या है। ठीक है, वो उनके जो पीक है वो क्या हो सकती है, वो वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, वो तैमूर ने दिखा दिया था। इसीलिए आपको दिखेगा 1398 के बाद तकरीबन 100 साल अप्रॉक्सीमेट, ऐसा माना जाता है क्लास, कि 1398 से लेके 1498 तक 100 साल के अंदर दिल्ली रिकवर करती है इस हमले से। ठीक है, जैसे इसके बाद सैयद आते हैं तुगलकों के बाद, उसके बाद लोधीज आते हैं, तो आपको दिखेगा कि उस पूरे 100 वर्ष के समय में दिल्ली अपने आप को बस रिकवर कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत शानदार रियासतों के तौर पर चल रही है, बस उस समय दिल्ली करके आ रही है, दिल्ली रिकवर कर रही है। इसलिए आपको दिखेगा कि 125 साल के बाद जब तैमूर का ही वंशज बाबर भारत आने की कोशिश करता है, तो इब्राहिम लोधी उनको पहले ही रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो दिल्ली तक ना आए।
जो भी नुकसान होना है, जो बैटल होनी है, वो दिल्ली से पहले हो जाए, ताकि अगर ये हार भी जाते हैं तो दिल्ली तक जाते हुए आपको दिखेगा कि लोगों को बचने का चांस मिल सकता है, वो उतनी लूटपाट या उतना भयानक मंजर हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला कारण था कि पानीपत का जो युद्ध है पहला, और इनफैक्ट दूसरा भी आपको दिखेगा कि मैं उसको बताऊंगा आपको कि दूसरे में भी पानीपत का ही कारण क्यों बनता है। ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजंस कि पानीपत में ही क्यों युद्ध हो रहे। तीनों युद्ध के पानीपत में होने के कारण है, ऐसा नहीं है कि ये बस उन्होंने सोचा हुआ था कि अच्छा जैसे क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग कहेंगे कि मोटेरा स्टेडियम में चलते हैं, वानखाड़े चलते हैं, वो नहीं है। ये एक्चुअल में इसके रीजंस बन रहे हैं कि वाई पानीपत हैज टू सफर ऑल द टाइम। ठीक है, चलिए आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बैटल, दैट इज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो पानीपत के पास एक छोटा सा गांव है जहां पर 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध लड़ा जाता है, जहां पे मुगल रियासतों की नींव रखी जाती है। ठीक है, इस बैटल के अंदर आपको दो बड़े शानदार योद्धा दिखाई देंगे। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दूसरे हैं दिल्ली सल्तनत के उस समय के शासक, दैट इज इब्राहिम लोधी। बाबर उस समय काबुल के राजा हुआ करते थे। तो अगर आप बाबर का भी इतिहास देखेंगे तो बाबर कोई बहुत महान शासकों में से एक नहीं थे। बिफोर कमिंग टू द बिफोर गेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर एरिया, वो बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल रहे हैं। ठीक है, फरगना रियासत के वो राजा बनते हैं 13 वर्ष की आयु में। उसके बाद फरगना से उन्हें निकाल दिया जाता है तो वो समरकंद को जीतते हैं, फिर वो समरकंद से भी निकाले जाते हैं। शाहबानी खान उस समय पर व्यक्ति थे जिनसे बाबर को बार बार परेशानी हुई। शाहबानी खान अपने समय के बड़े उज्बेक महान शासकों में से एक रहे हैं। फिर आपको दिखेगा कुछ समरकंद से निकाला जाता है, वो फिर फरगना आता है तो आपको दिखेगा उसको फरगना से भी बाहर निकाल दिया जाता है। जंगलों में भटकता है, उसके कुछ लॉयल लोग उसके साथ रहते हैं, उसके कुछ फैमिली मेंबर्स उसके साथ रहते हैं, वरना आपको दिखेगा बुरे वक्त में सब साथ छोड़ देते हैं। अंततः आपको दिखता है कि काबुल की जब गद्दी खाली होती है तो वहां की राजकुमारी से बाबर विवाह कर लेते हैं और इनडायरेक्टली क्या बन जाते हैं, काबुल के शासक बन जाते हैं। अब काबुल के शासक बनते ही आपको दिखेगा कि जो आपके जो बाबर हैं उनकी नज़र हिंदुस्तान पर पड़ती है कि यार नाउ दिस इज द वे आई हैव टू गो टू रिकवर ऑल माई लॉसेस, टू रिकवर एन एम्पायर, टू बिकम अ सुप्रीम लीडर। बाबरनामा में इसके बारे में जिक्र भी है कि बाबर को हिंदुस्तान जाने की चाह उनके पिता से मिलती है। उनके पिता को हिंदुस्तान देखना था, वो मानते थे कि पॉलिटिकली पोइटिकली दिस लैंड इज़ वेरी वर्सटाइल इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड नेचर। तो वहीं से कहते हैं कि बाबर को भी एक इच्छा जाहिर थी कि वो हिंदुस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जाने का कारण अभी वो अच्छे नहीं है, मतलब म्यूज़िक, आर्ट, वो चीज़ें भारत नहीं ला रही है बाबर को। लालच जो है वो बाबर को भारत लेकर आती है। एक और इसमें तंज देखा जाता है कि इब्राहिम लोधी जो हैं वो बड़े रिप्रेसिव रूलर है, दिल्ली के शासक हैं, लेकिन बड़े दबंग टाइप आदमी है। लोगों को बेइज्जती करना उनकी डेली की हॉबी हुआ करती थी। ऐसे ही एक किस्से के अंदर उन्होंने, पंजाब के उस समय गवर्नर हुआ करते थे दौलत खान लोधी, तो एक सभा के अंदर उनका बड़ा मजाक उड़ाया गया, बेइज्जती की गई, तो वो वापस आए और उन्होंने बाबर को खत लिखा। उस समय जैसे हमारे यहाँ होता है ना, लड़ाई होती है, फ़ोन करके बुला लेते हैं, भाई आजा लड़ाई हो गई है। उस समय आपको दिखेगा कि ऐसा ही एक खत, उस समय चिट्ठियाँ, व्हाट्सएप नहीं था ना, तो उस समय खत लिखकर बाबर को बुलाया जाता है कि आप आइए, आप दिल्ली जीतिए, आप इब्राहिम लोधी को हराइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऑल आई वॉन्ट इज दिस गाय टू बी गेट डिफीटेड, एंड द नेम ऑफ द गाय वॉज इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि दो प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। बाबर का अपनी मंशा है भारत आने की, उससे पहले भी उसने 4 बार हमला किया है पंजाब तक आने के लिए। ठीक है, और उसके बाद 1526 के युद्ध के लिए उसकी तैयारी होती है, और इंसिडेंटली उसको दौलत खान लोधी का भी सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इस कहानी का जो अगला दौर है वो आपको दिखेगा कि इस युद्ध को लड़ना कैसे है। ठीक है, बाबर के पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं है, मैंने आपको भी बताया कि हालात उसके कुछ खास तो है नहीं है ना। आपको दिखेगा 15,000 की सैनिक जो हैं वो लेकर आता है, और 20 से 24 उसके पास फील्ड आर्टिलरीज थी। ठीक है, और आपको दिखेगा कि इब्राहिम लोधी के पास तकरीबन 30 से 40,000 की सेना है, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा ही उसके पास सेना है। ठीक है, और 1,000 उसके पास युद्ध के हाथी थे। ठीक है, हाथियों का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल होता था पहले युद्ध के अंदर। हाथियों को ट्रेन किया जाता था, उनको बड़े नुकीले और भारी भरकम हथियारों से लैस किया जाता था। हाथी को बार बार भाला चुभाया जाता था जिससे हाथी को पेन होती थी, तो हाथी पागलों की तरह मैदान में दौड़ता था, और उसके नीचे पैर में कोई भी आया तो सामने वाली सेना को ध्वस्त कर सकता है। अब इतना बड़ा जानवर हमारी तरफ शोर मचाते हुआ है, लोगों को कुचलता है, तो 10-12 लोग तो वैसे ही डर जाते हैं। तो ये जो 1000 हाथी थे ना इब्राहिम लोधी के पास, ये बड़े गेम चेंजर थे। ठीक है,
लेकिन देखो इतिहास के अंदर मैंने अभी स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी ना, जिन्हें तख्त चाहिए होता है उनकी गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए। बाबर की गर्दन और इरादे दोनों मजबूत थे, ठीक है। बाबर फिजिकली भी बहुत फिट था, ठीक है, 6 फुट 7 इंच ऐसा बताया जाता है उनका कद था, एंड कुश्ती के बड़े ज़बरदस्त शानदार वो प्लेयर थे। और उसके बाद आपको दिखेंगे कि बाबर जब यहाँ आता है तो एक दृढ़ संकल्प, एक इरादा लेकर आते हैं कि यार दिस इज द बैटल आई कैन नॉट लॉस, आई कैन नॉट अफोर्ड, क्योंकि मेरे सैनिकों का विश्वास मेरे से उठ जाएगा अगर मैं यहाँ अगर भी इतनी दूर उनको लाके हार गया, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि 1:2 की रेशो में युद्ध हो रहा है, बाबर 1 है, इब्राहिम लोदी 2 है, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि दिस आउटनंबर बैटल हैज हैपेंड ऑन दैट टाइम। बाबर आर्मी यूज गन्स विच प्रूव टू बी डिसाइसिव इन द बैटलफील्ड, बट द सुल्तान लैक्ड एनी फील्ड आर्टिलरी। गन पाउडर का इस्तेमाल भारत में पहली बार होता है, ठीक है, बंदूकें चलाई जाती हैं, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जाता है, और एक टैक्टिक है जिसके बारे में अभी बात करूंगा, जिससे बाबर इस निर्णायक युद्ध को जीत जाते हैं, ठीक है। फर्दर आपको दिखेगा, हाउएवर द साउंड ऑफ द कैनन यूज्ड बाय द बाबर आर्मी फ्राइटेंड लोधीज एलिफेंट एंड कॉजिंग देम टू ट्रैम्पल द लोधीज और ऑन मैन। एक और हमें यहाँ पे वाक्यांश देखने को मिलता है कि जब वो तोपों की आवाज आती है तो हाथी बिफर जाते हैं। आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि हाथी को जंगलों से हटाने के लिए पटाखे चलाए जाते हैं, तो पटाखे चलाते हैं तो हाथी उल्टी दिशा में अंधाधुंध भागना शुरू कर देता है। बाबर के साथ भी यही हुआ कि बाबर की सेना ने जैसे ही तोपों का इस्तेमाल शुरू किया, तोप का गोला जहां जाके फटे, हाथी बेचारा बिफर जाए तो वो उल्टे पैर मुड़ गया। तो देखने को मिलेगा कि इब्राहिम लोदी की सेना को खुद उसके सेना के हाथी मार रहे हैं, कुचल कुचल के मार रहे हैं। तो ये एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ जो बाबर के फेवर में जाता है इस युद्ध के दौरान, ठीक है। इस युद्ध को जीतने में बाबर को 2 चीज़ें बड़ी हेल्प कर रही हैं, दोनों वॉरफेयर्स हैं, मैं जिसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हाउ द बाबर हैज़ वन दिस वॉर, ठीक है। देखो पेपर में जो जर्नल क्वेश्चंस आते हैं वो तो आते ही आते हैं, ठीक है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जिस तरीके की सिस्टम को उसने इस्तेमाल किया उसे कहा क्या जाता है। जैसे कि जो पहला वॉरफेयर मेथड है उसको नाम दिया गया तुलगमा, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, तुलगमा, और दूसरे को क्या कहा जाता है, अराबा, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया गया। तुलगमा का मतलब होता है सेना को 3 हिस्से में डिवाइड कर दो, ठीक है। एक हिस्सा आपके पास, जैसे मैं आपको इस पे दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे है ये, ठीक है। जैसे कि आपने सेना को 3 हिस्से में बांट लिया, ठीक है। मैं कहता हूं ये मेरी सेना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहली सेना इस तरफ से अटैक करेगी और दूसरी सेना, तीसरी सेना इस तरफ से अटैक करेगी। इसमें भी 2 विंग होंगे, फॉरवर्डर्स जो फॉरवर्ड होके लड़ेंगे और एक उसके पीछे जो बैकवर्ड पे रहेंगे। यानी कि मैंने जब युद्ध के लिए सेना बनाई तो उसमें से लाइनें बनाई, 3 लाइनें बनाई, 3 लाइनों के अंदर भी लाइनें हैं जिसमें सबसे आगे जाने वाले घोड़सवार और उसके पीछे चलने वाले सैनिक, दूसरी तरफ से भी आगे चलने वाले घुड़सवार और उसके पीछे चलने वाले सैनिक, ठीक है। अगर यहां पर इब्राहिम लोदी की सेना खड़ी है तो उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि सेना इधर से भी आएगी, इधर से भी और फ्रंट फ्लैंक से भी आएगी, ठीक है। तो 3 तरफा आपको जो अटैक है वो देखने को मिलता है तुलगमा के तहत, ठीक है, कि आप 3 लाइनें बना देते हो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हर एक के अंदर 2-2 डिवीजन्स हैं, फॉरवर्ड डिवीजन्स एंड बैकवर्ड डिवीजन्स। फॉरवर्ड डिवीजन्स मोस्टली कैवलरी हुआ करती थी, घुड़सवारक हुआ करते थे, और वो बड़ी तेजी से तीर चलाते थे, भाले चलाते थे, तलवारें चलाते थे। और ये माना भी गया कि उज्बेक्स वाले एरिया के अंदर अफगानियों के पास घोड़े बड़े शानदार हुआ करते थे, बड़े तेज चलने वाले और बड़े ट्रेंड घोड़े हुआ करते थे। चंगेज़ खान की जीत के अंदर, तैमूर की जीत के अंदर बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है इन घोड़ों ने। तो आपको दिखेगा इस तरीके से अटैक हो रहा है, एक अटैक सामने से हो रहा है, लेकिन जो सामने से अटैक हो रहा है ना उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसे अराबा कहा जाता है। अब अराबा क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट मेथड है वो अराबा है। अब देखेंगे कि बाबर ने भारत आने से पहले पंजाब के रीजन्स में कुछ बैलगाड़ियां खरीदी और उसको एनिमल रोप से बना दिया, जैसे जानवरों की खाल इसके बीच में लगा दी और इसके पीछे से वो तोपों को लेके चल रहा है, ठीक है। आगे आगे बैलगाड़ियां चल रही हैं, बैलगाड़ियों के बीच में जो गैप है उसमें एनिमल रोपिंग की हुई है और उसके बीच में उसने आर्टिलरी छुपाई हुई है। तो मतलब बिना किसी टेंशन के आपको दिखेगा कि आर्टिलरी को काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी लंबे दूरी तक आगे लेके जाया गया ताकि निशाना लगा के जो सेना है इब्राहिम लोदी की उसको तहस नहस किया जा सके। तो ये 2 बड़े डिसाइसिव तरीके थे जिसकी वजह से बाबर को भारत में बड़ी शानदार जीत मिलती है। इसमें एक और रोल है जो कई बार किताबों से मिस हो जाता है या कई बार इतिहास का उसका ज़्यादा नाम नहीं लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस बैटल में हुमायूं भी थे,
ठीक है, लास्ट मोमेंट पे जब बाबर हारने ही वाले थे तो हुमायूं ने एक तरफ से दोबारा अटैक किया था हुमायूं की सेना को, जो कि सरप्राइज था। ठीक है, मतलब पहले तो बाबर की सेना ही लड़ रही है, वो सरप्राइज तो दे ही दिया उन्होंने, उससे तो इब्राहिम लोदी नहीं उठ पा रहा था, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा था इब्राहिम लोदी के पास। तो आपको दिखेगा एक विंग और सेपरेटली आता है जो कि हुमायूं का था। तो ये चौतरफा जो युद्ध है वो हो जाता है, चारों तरफ से जो सेना है वो घेर ली जाती है। ठीक है जी, तो तुगलमा एंड अराबा जो युद्ध का तरीका है वो आप इसके अंदर देखेंगे। अब इस युद्ध का नतीजा क्या है, ठीक है, मतलब व्हाट इज द डिसाइसिव रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैटल। ठीक है, पहली बात आपको दिखेगी कि द मुगल फोर्सेस ऑफ बाबर, द तैमूरिड रूल ऑफ काबुलिस्तान डिफीटेड द मच लार्जर रूलिंग आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी, दैट इज सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है, मैंने पहले का इरादा मजबूत हो तो कुछ भी हो सकता है, मतलब 15,000 सैनिक, चंद आर्टिलरी, 20-25 की आर्टिलरी और इतने ही आपकी डबल बैलगाड़ियां, मतलब उस पर आप युद्ध जीत गए यार, ये बहुत बड़ी बात है। सुल्तान ऑफ दिल्ली उस समय बहुत बड़ा शासक है और दिल्ली बड़ी मजबूत गद्दी मानी जाती थी उस समय दुनिया के अंदर। हालांकि तैमूर के हमले के बाद ये कमज़ोर जरूर हुई थी, बट स्टिल इट वाज स्टिल वेरी पावरफुल। ठीक है, तो बाबर उसको हरा देता है। द विक्ट्री अनेबल्ड बाबर टू ले द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन मुगल एम्पायर। जैसे कि हमने पहले देखा कि जितने भी शासक भारत आते हैं ना, वो लूट मार की से आते हैं। जैसे गजनवी लूट मार के लिए आया, हालांकि गोरी रहने के लिए ही आया था। उसके बाद आपको दिखेगा दिल्ली सल्तनत बसती है, दिल्ली सल्तनत में आपको दिखेगा कि आपके तैमूर आते हैं, वो भी लूट मार करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बाबर का इरादा कुछ और है। बाबर वांटेड टू रूल इंडिया, मैंने बताया कि उनकी पिता की मेमोरीज थी जो जुड़ी हुई दिल्ली से, हिंदुस्तान से, तो उस मेमोरीज के तहत वो उसे रूल भी करना चाहता था। ही वांटेड टू बिकेम कंधार एंड दैट एरिया पर्टिकुलरली द पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। इब्राहिम लोदी की बैटलफील्ड में ही डेथ हो जाती है, तो आपको दिखेगा कि जैसे उसके मरने की खबर फैलती है तो उसके सारे जो सैनिक हैं और जो उसके जनरल्स, जो कि ज़्यादातर मर्सनरीज थे, ठीक है, वो सारे के सारे इसको छोड़ के भाग जाते हैं। सेना में देखो, शासक राजा ही हार गया तो सेना में उथल पुथल तो मचनी ही थी, और ये देखने को भी मिला इस युद्ध के अंदर। और बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने बीच बैटलफील्ड में बाबर को ज्वाइन कर लिया कि भैया मरने से बेहतर है कि नया सुल्तान दिख रहा है हमें, उसके ज्वाइन कर लो, शायद हमें बेनिफिट हो। ऐसे ही एक शख्सियत की नाम आपको बीच में दिखेगा जो बाद में भारत में शासक बनते हैं, दैट वाज शेर शाह सूरी। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये। शेर शाह सूरी ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए एज अ मर्सनरी, एज अ सैनिक बाबर का साथ दिया था। और बाद में आपको दिखेगा कि हुमायूं की ऐसी तैसी फेरने में, हुमायूं को देश से बाहर करने में सबसे बड़ा रोल ही किसका है? शेर शाह सूरी का है। बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कनौज, ठीक है ना। तो देखो कितना अजीब सी बात है ना कि जो आदमी बाबर को गद्दी लाने के लिए रोल प्ले कर रहा है, वही उसके बेटे को गद्दी से हटाएगा। ठीक है, तो ये वाज मर्सनरीज। ठीक है, तो यार मर्सनरीज जो फ्री में फ्रीलांसिंग करते हैं, कल को पैसे दो तो किसी की तरफ से भी लड़ सकते हैं। ठीक है, फिर आपको दिखेगा द फेट कुड हैव बीन टर्न्ड इन द फेवर ऑफ इब्राहिम लोदी। ऐसा इतिहासकारों ने लिखा भी है कि अगर इब्राहिम लोदी 1 या 2 दिन और इस युद्ध को सर्वाइव कर लेते, या कुछ और घंटे सप्लाई इसको युद्ध को चला लेता, तो रिजल्ट शायद कुछ और हो सकता था। बाबर की सेना का सारा रिजर्व खत्म था व्हेन द बैटल एंडेड, दे वर ऑलमोस्ट लेफ्ट विद नथिंग। ठीक है, बस इरादा ही था कि हम जीत गए, खुशी थी बस, और इसके अलावा वहां पर कुछ था नहीं। ठीक है, तो दिस वाज द डिसाइसिव बैटल। अगले 4 साल बाबर भारत में रहते हैं और डिफरेंट युद्ध करते हैं। पहला पानीपत का युद्ध है, उसके बाद आपको दिखेगा कि चांदेरी का भी एक युद्ध होगा, उससे पहले खानवा का युद्ध होगा 27 में, चांदेरी 28 में था, घाघर का 1929 में होगा, और 1530 में आपको दिखेगा कि बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसे आराम बाग आगरा में और बाद में आराम बाग काबुल में दफना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहले पानीपत की कहानी जो है वो खत्म होती है। अगली कहानी पर चलते हैं जो कि है पानीपत की दूसरी कहानी। ठीक है, दूसरी पानीपत का युद्ध आपको दिखेगा सम्राट हेमू चंद्र विक्रमादित्य के बीच में, जिन्हें आमतौर पे हेमू भी कहा जाता था। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के दिल्ली के ये किंग थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वैसे वजीर थे, लेकिन सो कोड आप इनको रूलर ही मान सकते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी से इनका बिलोंग है। ठीक है, और बड़े शानदार शासक थे। ऐसा कहा जाता है कि ये एक व्यापारी हुआ करते हैं, लेकिन अपनी दम बलबूते, अपनी काबिलियत पर ये लोकल फिड्यूटरी में आते हैं। और उसके बाद आपको देखेंगे इस्माइल शाह सूरी के समय में ये प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारी बैटल से लड़ते हैं और उस समय कामयाब भी थे। ठीक है, अपने टाइम के अंदर इन्होंने 22 युद्ध लड़े थे और वो 22 के 22 जीते थे। ये आखिरी हिंदू शासक थे जो दिल्ली की गद्दी पर आकर बैठे, और आखिरी ही हिंदू शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया। 16 ऐसे शासक हुए हैं भारत के अंदर जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया, एंड द लास्ट वन वाज
हेमूचंद्र, ठीक है। बाद में विक्रमादित्य का टाइटल पूरा है तो नाम हो गया हेमूचंद्र विक्रमादित्य। अब फिर सवाल है वाई पानीपत ओनली? अब पानीपत में क्यों युद्ध हो रहा है, ठीक है। पानीपत में युद्ध इसलिए हो रहा है क्लास, क्योंकि इस्माइल शाह सूरी के जो वंशज हैं, जो इस्माइल शाह सूरी हैं, वो हुमायूं से हारते। उसके सैनिक जो आपको दिखेंगे, सरहंद का युद्ध होता है, माछीवाड़ा का युद्ध होता है, और हुमायूं 1555 के एंड में जाकर दिल्ली पे काबिज हो जाते हैं। यानी दिल्ली जो कि सूरी वंश के पास है, वो अब किसके हाथ में जा चुकी है? मुगलों के हाथ में जा चुके हैं, हुमायूं के हाथ में जा चुके हैं। बट 56 में मुगल एक साल के अंदर अंदर आपको दिखेगा कि हुमायूं की डेथ हो जाती है और दिल्ली फिर खाली हो जाती है। हेमूचंद्र विक्रमादित्य भी दिल्ली नहीं जीते होते हैं, लेकिन आपको दिखेगा कि 13 साल का एक बच्चा है, दैट इज जलालुद्दीन मोहम्मद, जिसे बाद में अकबर का नाम भी दिया गया, उसे गद्दी नशीन कर दिया जाता है कि आप 13 साल के हैं, आपको गद्दी पर बिठा दिया जाएगा। अब उन्हें गद्दी पर बिठाया जाता है, शासक हैं, दिल्ली क्लेम करनी है। तो हेमूचंद्र विक्रमादित्य का कंट्रोल उस समय हरियाणा के सेंट्रल हिस्से में था, और दैट वाज द नियर बाय टू द पानीपत। इसीलिए आपको दिखता है कि वो बैटल ग्राउंड फिर से क्या सा चूज हो जाता है? पानीपत। खुला मैदान था काफी बड़ा, बगल में यमुना बहती है, पीने का पानी भी अवेलेबल है, तो आपको दिखेगा कुछ क्लाइमेटिकल फैक्टर्स जो हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इस जगह के फेवर में भी चले गए, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि डिसाइसिव विक्ट्री थी। अकबर खुद युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, अकबर के दोस्त सेनापति हुआ करते थे, खान जमन वन, और दूसरे हैं आपके पास बहराम खान, ठीक है जी। तो आपको दिखेगा कि हेमूचंद्र विक्रमादित्य आखिरी हिंदू राजा हैं जो कि डिफीट हो जाते हैं हुमायूं और अकबर से इन द बैटल, ठीक है। चलिए, हेमू बिलोंग टू रेवाड़ी मैंने आपको बताया, और ये शेरशाह सूरी के जो बेटे इस्माइल शाह सूरी, उनके लिए 1545 से 53 तक वजीर रहते हैं। लेकिन जब इनका समय खत्म होता है तो आपको देखेगा वो हेमू जो है उस आसपास के हिस्से को काफ़ी लंबे समय तक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि 1553 से लेकर 56 तक इन्होंने 22 युद्ध लड़े, और सूरी वंश के खिलाफ जितने भी लोग खड़े हुए थे उनको सबको इन्होंने मार के मौत के घाट उतारा, सबको डिफीट ही किया है। बड़े शानदार शासक रहे, इतिहास में फुटनोट्स में गायब है। हरियाणा के इतिहास में भी इनकी कोई खास बातचीत नहीं होती, होनी चाहिए। बहुत 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 ज़बरदस्त शासक थे, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाना चाहिए लोकल लोगों के, लोकल लेवल पर, ठीक है, बट बात नहीं होती है। आपको दिखेगा कि इस युद्ध के अंदर अकबर सीधा नहीं जाते हैं, बैरम खान भी डायरेक्टली ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। एक तंबू गाड़ा जाता है तकरीबन 8 मील दूर पानीपत से, जहाँ पे अकबर को और बैरम खान को सेटल आउट किया जाता है। 5000 सैनिक उसमें सीधे तौर पर अकबर की सुरक्षा में रखे गए थे, बाकी 10,000 सिर्फ लड़ने गए हैं। सेना बहुत कम गई थी क्लास। फिर से आप देखेंगे कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध है उसमें मुगल सेना के सिर्फ 10,000 जो कैवलरीज हैं वो गई हैं, आउट ऑफ विच जिसमें से 5,000 ये एक्सपीरियंस थे, बाकी तो सारे ऐसे ही थे, मतलब वेटरन थे, पुराने युद्ध में कभी लड़े हुए थे। बैरम खान वैसे भी मुगल रियासत के बड़े कह सकते हो वफादार माने जाते हैं। बैटल ऑफ सरहंद और माछीवाड़ा को जीतने में, हुमायूं को वापस गद्दी पे काबिज करने में बैरम खान का ही रोल था। तो बैरम खान ही जिम्मेदारी उठाते हैं कि वो एक 13 साल के नन्हे अकबर को गद्दी पर बिठाएंगे, और काफ़ी लंबे समय तक दिखेगा कि अकबर के नाम पे युद्ध लड़े जाते हैं, जिसे बैरम खान लड़ते हैं, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि जब आपको पानीपत के अंदर ये सेना इकट्ठी होती है युद्ध लड़ने के लिए, तो आपको दिखेगा कि हेमू खुद युद्ध लड़ रहे हैं, अकबर और बैरम खान तो नहीं जा रहे। जमन खान का मैंने बताया आपको, खान जमन साहब गए हैं युद्ध लड़ने के लिए, हेमू खुद लड़ रहा है, सेना को पर्सनली लीड कर रहा है, एक बड़े से हाथी पर बैठकर वो सेना को बता रहा है कि किधर जाना है, किधर करना है। तो बड़ी ज़बरदस्त ये युद्ध थी, ठीक है। 1500 हाथियों के साथ हेमू इस युद्ध में उतरे थे, और हेमू के पास आपको दिखेगा कि बहुत सारे राजपूत और अफगान सोल्जर्स थे जिनका नंबर 30,000 के आसपास था, ठीक है। जहाँ पे आपको दिखेगा कि मुगलों के पास सिर्फ 10-12 हज़ार की ही सेना है, और उसमें एक नंबर बहुत बड़ा हेमू के पास है, दैट इज़ ऑफ द 30,000 प्लस जो नंबर है वो आपको इस युद्ध में देखने को मिलता है, ठीक है। इस युद्ध का रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपको दिखेगा कि हेमू हाथी पर बैठे थे, युद्ध जीतना नामुमकिन हो रहा था, तो मुगलों ने एक स्ट्रेटजी लगाई। एक बड़े ज़बरदस्त आर्चर जो थे, तीर कमान चलाने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको एक घेरा डाल दिया जाता है, ठीक है। उनको सेना घेरा डालती है और धीरे धीरे करके उसको बैटलफील्ड के बिल्कुल बीचों बीच ले जाती है, जहाँ पर हाथी पर सवार हेमू अपने लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है, बता रहा है कि किधर जाना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो आपको दिखेगा कि वो तीर का जो अंदाज है वो जैसे ही हेमू के पास पहुंचता है तो उसकी पूरे मुकुट के बीच में से, आप देखेंगे यहाँ पे ना भी फिल्म का एक सीन है, हालांकि यहाँ पे पगड़ी पहनी हुई है, उसमें एक मुकुट था जिसमें बिल्कुल छोटा सा गैप था आइस के पास, वो तीर अंदाज उसमें से तीर निकालता है। ऐसा माना जाता है कि वो तीर उसकी आंख से निकलकर दिमाग को टच कर गया था। हेमू उस समय बैटल फ्रंट पे गिर जाते हैं। ये बात किसी को पता नहीं थी उस समय कि हेमू को तीर लग चुका है। बाद में सेना जब अपने शासक की तरफ देखती है, सुल्तान की तरफ देखती है, तो हेमू दिख ही नहीं रहे हैं।
युद्ध में हड़कंप मच जाता है कि यार हेमू किधर गया। कुछ समय के बाद उसके सैनिक जब हेमू की पड़ी हुई लाश को वहां पर देखते हैं तो पूरी सेना में फिर से हड़कंप मचता है और आपको दिखेगा कि मुगलों की विक्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, वहां से कंफर्म हो जाती है। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि उसके दिमाग तक वो चोट लगी थी। उसके बाद आपको दिखेगा कि सौदापुर एक जगह है पानीपत के पास जहाँ पे उसका मकबरा है। जैसे इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत में ही है और हेमू का जो मकबरा है वो भी आपको पानीपत के एक जींद रोड की तरफ जाते हैं जगह, सौदापुर इज द नेम ऑफ द प्लेस जहाँ पे हेमू का मकबरा बनाया गया। इसी के साथ आपको दिखेगा कि जो मुगल नींव है वो पक्की हो जाती है। बाबर एक स्टार्टर जरूर थे लेकिन नींव पक्की करने में वो थोड़ा सा फेल रहे बिकॉज उनके जो सक्सेसर थे हुमायूं वो ज़्यादा इसको संभाल नहीं पाए। शेरशाह सूरी ने उनको 2 बार डिफीट किया बैटल्स के अंदर, उसके भी अपने कारण है, कभी उस बैटल्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरा जो पानीपत का युद्ध था ये बहुत डिसाइसिव जो है वो साबित होता है और यहाँ से अकबर जो हैं वो एक शासक के तौर पर उभर कर आते हैं और अगले तकरीबन आपको 250 साल मुगलों का राज दिखेगा, चाहे वो अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, टिल द टाइम ऑफ बहादुर शाह जफर। बहुत कहानियां आगे जाके आएंगी लेकिन ये 2 बैटल भारत के इतिहास में बड़े डिसाइसिव थे मुगल सल्तनत को बनाने के लिए, बसाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लास में आपसे तीसरा पानीपत का युद्ध पूरा डिस्कस करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कहानी आपको कैसी लगी। आई होप आज आपको सेकंड बैटल और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के तथ्य ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगे एंड इंटरेस्टिंग वे में याद रहेंगे। तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, YouTube and Instagram so that we can connect you for the further updates and informations. Till then, everybody take care of yourself. मेरा नाम अंशुल है और मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और आपसे फिर से मुलाकात होगी ज्ञानम के ऑनलाइन चैनल के ऊपर। Till then, everybody take care of yourself. Bye bye. Keep studying. God bless you all.